गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म में मैंने आपको नोट्स भेजे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, और उसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज़ हमारा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमने डिफरेंट टाइप के मेटल्स को उनके ऑक्सीजन रिडक्शन के बेस पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर उन्हें अरेंज कर रखा। सीरीज की क्वालिटी क्या है? सीरीज का काम यह है कि ये बताना कि किसी मेटल की लेयर को दूसरी पर पेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दूसरा, आपका सिलेबस में केवल एक एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस मेटल को इसमें स्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या इसके ऊपर रखा जा सकता है सॉल्यूशन को, या डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन रखा जा सकता है एक दूसरे के अंदर ही, या किसी तरह से भी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो क्वेश्चन है वो इस पर बेस होगा। तो आपको इसमें केवल एक एप्लीकेशन है, हालांकि मैंने सभी आपको भेज दिए हैं नोट्सों में, लेकिन आपको ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन वो ये है कि इस सीरीज में जो मैंने आपको भेजी है, इसमें डिफरेंट बुक्स में ये सीरीज अलग अलग है, तो जो मैंने भेज रखी है उस सीरीज की बात करते हैं। तो इस सीरीज में हमने जो एलिमेंट ऊपर रखे हुए हैं उनकी खासियत है कि वो अपने से नीचे वाले सॉल्यूशन को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी जो सीरीज में ऊपर रखे हुए एलिमेंट्स हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्सों को उनके सॉल्यूशन डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कॉपर सल्फेट जिंक का पॉट है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें फिलअप किया जा सकता है, हाँ या ना? इसके दो क्वेश्चन होंगे। अगर रखा जा सकता, क्यों नहीं रखा जा सकता, क्यों नहीं? उसमें आपको क्या बताना है, मैंने कहा जिंक सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखते हैं, बाउल में रखते हैं, तो जो कॉपर होगा वो उसकी लेयर से अटैच हो जाएगा, जिससे इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक के ऊपर पेस्ट हो जाएगा और सल्फेट का सॉल्यूशन उसके अंदर हो जाएगा। इसी वजह से जिंक के बर्तन के अंदर, जिंक के बाउल के अंदर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। तो इसने क्या बताया कि जो सीरीज में ऊपर है, जिंक ऊपर था, कॉपर नीचे था, तो इस वजह से कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से। दूसरा, या इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, घर वालों को घर से बाहर निकालना, यानी कॉपर सल्फेट का घर, कॉपर और सल्फर दो मेंबर है, और जिंक आया और उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। क्या रह गया केवल सॉल्यूशन के अंदर? सल्फेट सॉल्यूशन रह गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इस वजह से एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि भाई इसे रखा जा सकता है? नहीं, तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सीरीज में एलिमेंट है ऊपर है और ये अपने से नीचे वाले सॉल्यूशंस को, उन मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उन्हीं के शार्ट सॉल्यूशन से। तो अब आगे बात करते हैं नेरेस्ट इक्वेशन की, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल था वो नेरेस्ट इक्वेशन पर बेस करता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम्स आती है। नेरेस्ट इक्वेशन किस तरह लिखी जाती हैं, केवल आपके सिलेबस में उनका ना कोई डेरिवेशन है, केवल आपको थोड़ा समझना है और उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज आराम से देखिएगा, समझिएगा क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए ध्यान से, एक बार फिर समझा रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने देखी हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल यानी या तो ऑक्सीडेशन होगा चाहे रिडक्शन हो। तो अगर इन दिस इक्वेशन हैव रिडक्शन, हैव ए ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन की। और यही इक्वेशन रिडक्शन के लिए भी लिखी जाएगी। तो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर यानी एट 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल किसे कंडीशन किसे कहते हैं? जब सेल्सियस में जनरल यूनिट्स में बात होती है, और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम केल्विन में यूज करते हैं। तो पहले नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा? ई सेल, हम अगर किसी का निकालना हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स के बीच में -2.303 NF/RT log 1 अपॉन जिंक पर +2 चार्ज। अगर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर जिसका भी रिडक्शन वो मेटल आ जाएगा, इसी तरह से लिखी जाएगी। यहाँ पर सेल ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज द फेराडे, और 96500 कूलाम इसकी यूनिट है, R इज द गैस कांस्टेंट और रेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, और जो भी हो, और ये आपकी जिंक की आयन की कंसंट्रेशन। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। किस तरह? ई सेल इक्वल्स टू E0 -0.059 अपॉन N log 1 अपॉन जिंक +2 चार्ज। केवल अंतर कहाँ आया?
लॉग से पहले पहले अंतर आ रहा है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर एक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ मैंने 6 टाइप लिख रखी है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी सेल की बात करते हैं। अगर कोई सेल दे रखा है, इस तरह का सेल, आप जानते हैं सेल बनाना, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, राइट साइड इज ऑक्सीडेशन है इधर, और इधर रिडक्शन है, राइट साइड रिडक्शन होता है, यानी कॉपर का रिडक्शन होगा, ध्यान से देखिएगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन। तो यही इक्वेशन यहाँ तक तो लॉग तक सेम वही रहेगी। ये देखिए पूरी आ रही है आपको यहाँ तक लॉग सेम, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन था, इसका रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। अगर ये थी नॉर्मल कंडीशन की बात, ये इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड की बात, हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड ज्यादा याद रखनी है। तो इक्वेशन कहाँ चेंज हो रही है, लॉग तक यही वैल्यू रहेगी, और जैसे सेम आप देखिए बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है जैसी ऊपर लिखी हुई है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। तीसरी टाइप की आती है फॉर ए रिएक्शन। अगर कोई कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है तो आप ये देखिए, ये साइन ये बताता है कि पीछे की इक्वेशन लॉग से पहले पहले यहां तक ये सेम इक्वेशन रहेगी, आरटी लॉग तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट विल बी राइट ऑन अपर साइड एंड रिएक्टेंट विल राइट इन लोअर साइड। इसी तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में भी यही चेंज है। लॉग्स आपका ये हो जाएगा, ये आपके इस तरह की इक्वेशन आप सब जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। केवल चेंज कहाँ आ रहा है, केवल यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो आपसे याद रखेंगे कि इस तरह से, लेकिन हमें कौन सी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, 298 केल्विन टेम्परेचर वाली इक्वेशन आपको सभी को याद करनी है। ये 6 इक्वेशंस हैं जो आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कोई इक्वेशन आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। तीसरा आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी नोन, और आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th में, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम, अगर यही इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए हम के यूज करते हैं। तो यहाँ के लॉग के बाद क्या हो जाए, पीछे का जो पार्ट होगा वो सेम ही होगा, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन है चाहे वो नॉर्मल कंडीशन। स्टैंडर्ड ये होगी, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बार लॉग के, यहाँ पर भी लॉग के हो जाएगा, सेम इक्वेशन वैसी ही बनती है। तीसरी आ रही है आपकी जो है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो याद रखना डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log के, ये आप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी क्वेश्चन है इसके ऊपर। तीसरा लास्ट वाली 6 नंबर पर आती है रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इक्वेशन क्या बनती है, डेल्टा इज अ गिब्स एनर्जी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म, और यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन 11th क्लास। तो डेल्टा इज द गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू -NF E naught। E is the electrode potential, N is the number of electron, F is the Faraday। यानी जहां पर भी आपको N और F यूज कर रखे हैं, वो N is the number of electron रहेंगे हमेशा, और F is the Faraday constant, और इसकी वैल्यू कितनी है आपको याद रखनी है, 96500 कूलम। ये 6 इक्वेशन हैं जिन पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेंगे। और आपको अगर इनमें कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिएगा, और इसकी कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही है तो वो आप मुझसे जल्द से जल्द आप बताएं। दोबारा इक्वेशन एक बार देख लीजिए। तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और आपका जो है नेरेस्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का केवल एक ही यूज याद रखना है कि जो एलिमेंट ऊपर रखे हुए सीरीज में ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंटों को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया। तो अगर जो है और इसके और भी क्वेश्चन आप करेंगे, और जो मैंने नोट्स में उन्हें अच्छी तरह पढ़ी है, आपकी खूब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।